नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागो में जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की एक वीडियो अपलोड की है, आप उसे भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर किया है और साथ ही इस वीडियो में हमने नोबेल पुरस्कार, शिखर सम्मेलन, पद्म पुरस्कार, ओलंपिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके अलावा G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्सेस आदि अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स हमने यूकेपीएससी के 5 साल के जो पुराने पेपरों में प्रश्न आए हैं वहाँ से ये टॉपिक हमने लिए हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक कवर किया है वह है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, चलिए जानते हैं। और हमने वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर किए हैं। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। दोस्तों, कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रश्न बन सकता है कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जब नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र हैं। पहला है मेडिसिन, चिकित्सा, फिजिक्स भौतिक, केमिस्ट्री रसायन, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे वे सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। तो दोस्तों, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है निहोन हिंडाक्यो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह दिया गया है हान कांग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया। ये 2 व्यक्ति हैं विक्टर एमरोज और गैरी रोकुन। दोस्तों, ये सभी टॉपिक हमने यूकेपीएससी के पिछले 5 सालों में जो पेपर हुए हैं उनसे हमने ये लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया।
तो इसका आंसर है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। इन दो व्यक्तियों को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का रसायन में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डेविड बेकर। डेविड बेकर को वर्ष 2024 का रसायन में नोबेल पुरस्कार सम्मान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इनको वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने छोटे भाई बहनों और बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। दोस्तों ओलंपिक से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर का टॉपिक है तो 2024 का ही पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में ओलंपिक आयोजित हुआ था, जिसमें कई कार्यक्रम 24 जुलाई से शुरू हो गए थे और दोस्तों पेरिस इसमें मेजबान शहर था। क्वेश्चंस बन सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने मेजबानी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे। दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है कि भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक जीते हैं 6, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने रजत पदक जीते हैं? तो आंसर होगा 1 रजत पदक। और पूछा जाए कि कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो इनको अब मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और साथ ही दोस्तों टोक्यो 2020 ओलंपिक में नीरज की भाला जीत से पहले 1 दशक से अधिक समय तक ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ये कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और ये नीरज जो कौन है? नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वे हमने कवर किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर है मनु भाकर। दोस्तों मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। और दोस्तों जो पहला पदक था वह था कांस्य पदक। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में सबसे पहले कांस्य पदक जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर बनी। क्वेश्चंस बन सकता है कि एक ही संस्करण में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो ये है मनु भाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में किसने पदक जीता था? तो दोस्तों, इसके आंसर है स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, तैयारी करने में यदि कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भाला फेंक में रजत पदक किसने जीता? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भाला फेंक में रजत पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। इसका आंसर है अमन सहरावत। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं अमन सहरावत। दोस्तों, कंपटीशन का लेवल बहुत है, इसलिए आपको आयोग के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी और जो सिलेबस दिया गया है आपको सिलेबस को अपने आगे रखकर सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को कवर करना होगा और अपने गोल को टारगेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग में सिडनी 2000 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पहली भारतीय महिला बनी थी, तो इसलिए डाला है। तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारा है। पेरिस 2024 ओलंपिक के आधिकारिक नारा है, तो इसका आधिकारिक नारा था गेम्स वाइड ओपन, हिंदी में खेलों के लिए खुला माहौल। गेम्स वाइड ओपन, खेलों के लिए खुला माहौल, इसका आधिकारिक नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है द फ्रिजेस। द फ्रिजेस पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के पोस्टर डिजाइनर का नाम है। तो दोस्तों, पोस्टर डिजाइनर का नाम है यूगो गेटोनी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किसने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, पेरिस 2024 ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 तो रजत पदक है और 5 कांस्य पदक हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, और वहीं दोस्तों मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, इन दोनों की मिश्रित टीम ने शूटिंग में कांस्य पदक
जीता था। और वहीं स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। और साथ ही दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था। और अमन सहरावत ने पुरुष 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये थे ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक 2000 पर अंकित 5 रिंग और रंगों का चयन दुनिया के 5 क्षेत्रों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को पेरिस ओलंपिक 1900 में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पद्म पुरस्कार। दोस्तों पद्म पुरस्कार 2024 की बात करें तो उससे पहले हम जान लें कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म श्री। दोस्तों बात करते हैं वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नाम देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इनकी घोषणा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जैसे कि मैंने बताया है। अब सवाल ये भी बनता है कि पद्म पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ले हैं कि इस पुरस्कार का उद्देश्य उन सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। उन सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। तो दोस्तों ये है पद्म पुरस्कार का उद्देश्य। अब बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार 2024 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें 7 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और वहीं दोस्तों पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं, 10 व्यक्ति विदेशी और भारतीय मूल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। दोस्तों ये पुरस्कार कला, सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है और मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की। दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार जो इस वर्ष घोषित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को इस वर्ष चिकित्सा में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेर को सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चंस बन सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर होगा दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। और दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है कि सार्वजनिक मामलों
में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेर। नेक्स्ट, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पद्म विभूषण से कला के क्षेत्र में कुमुदिनी रजनीकांत और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम.टी. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ओसामू सुजुकी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। बात करते हैं वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो दोस्तों 7 व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार से संबंधित अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 19 व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 113 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? इससे संबंधित हमने क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चंस है साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता में वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस दंपति को पद्म पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड के यात्रा लेखक ह्यू कोलिन गेंजर। दोस्तों ह्यू और कोलिन गेंजर एक दंपति हैं जिन्हें साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता में वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो पद्म पुरस्कार में उत्तराखंड से संबंधित है। सामाजिक कार्य में वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 91 वर्षीय राधा बहन भट्ट को वर्ष 2025 में सामाजिक कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों राधा बहन की बात करें तो राधा बहन अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। दोस्तों राधा बहन ने पहाड़ों में बालिका शिक्षा, जल, जंगल और जमीन पर्यावरण से जुड़े आंदोलन में राधा बहन चर्चाओं में रही हैं। दोस्तों इनका मूल नाम राधा भट्ट है जो कि मूल रूप से अल्मोड़ा की हैं। और दोस्तों 18 साल की उम्र में ये घर छोड़ करके कौसानी चली गई थी और जहाँ पर सरला बहन की अनुयायी बन गई थी और तब से इन्हें राधा बहन के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे भी हमने कवर किए हैं।
तो क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इनवलपिल मणिविजयन, जो कि केरल के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2025 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है आर अश्विन को। दोस्तों आर अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर अश्विन तमिलनाडु के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरा एथलीट कोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सत्यपाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। किस पैरा एथलीट कोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पैरा एथलीट हैं सत्यपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पैरा तीरंदाज को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है हरविंदर सिंह। दोस्तों हरविंदर सिंह यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज और 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह ही हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी अपलोड की गई हैं, आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की अलग लिस्ट है, जिसमें हमने 1200 से अधिक यूपीपीसीएस में आए हुए प्रश्नों को डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर को वर्ष 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों पी.आर. श्रीजेश को वर्ष 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पी.आर. श्रीजेश केरल के निवासी हैं। और दोस्तों ये हैं पूर्व गोलकीपर, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। और दोस्तों यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है? दोस्तों इस पुरस्कार में पहले 11 लाख पुरस्कार दी जाती थी, पुरस्कार राशि दी जाती थी, अब 21 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। और साथ ही दोस्तों इसमें वाग्देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए दिया गया था, और यह उन्हें वर्ष 1925 में दिया गया था। और वहीं दोस्तों पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी श्रीमती आशा देवी, जो कि उन्हें बांग्ला भाषा के लिए वर्ष 1976 में दिया गया था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि जहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है तो हमें ये प्रश्न भी याद
रखना होगा। और साथ ही दोस्तों महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये सब पहले से ही पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की। वर्ष 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया था। और दोस्तों वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लेखकों संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया गया। क्वेश्चंस बन सकता है वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 लेखकों को दिया गया। तो ये 2 लेखक हैं संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को दिया गया। उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू कवि गुलजार ने को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है दोस्तों, जिसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं। दोस्तों यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए तथा 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी के लिए दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया और कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि उर्दू कवि गुलजार को वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों ये जो रामभद्राचार्य हैं इन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और दोस्तों ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पिता माने जाने वाले घुंडीराज गोविंद फाल्के की स्मृति में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के प्रमुख दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमने इसमें कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो इसका आंसर है शाहरुख खान, जो कि इन्हें जवान फिल्म के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। इसका आंसर है रानी मुखर्जी को। दोस्तों रानी मुखर्जी को इनकी फिल्म श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित अगला प्रश्न है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक में थोड़ा डिफरेंस है, तो यह इसका आंसर है करीना कपूर खान को जाने जान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सबसे होनहार अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो इसका आंसर है विक्रांत मैसी। दोस्तों विक्रांत मैसी
को इनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में इन्हें होनहार अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सबसे होनहार अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला है अदा शर्मा को, और इन्हें इनकी फिल्म केरल की कहानी के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2024 की भी हम इसमें बात करेंगे, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने की थी। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के शहर में हुआ था, और दोस्तों यह 19वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी 2024 में, तो ये थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। तो दोस्तों कभी कभी या कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। दोस्तों इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो टॉपिक है वह है ब्रिक्स सम्मेलन। दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि इसका गठन कब किया गया था, उसके बाद इसमें कितने देश शामिल हुए। तो आपको बताते चलें कि वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक का गठन किया था। तो दोस्तों ब्रिक्स पहले ब्रिक था, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन सिर्फ 4 देश शामिल थे। और दोस्तों वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने इसका गठन किया था। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है या बनेगा कि ब्रिक्स को कब औपचारिक रूप से ग्रहण किया गया था, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। दोस्तों यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था, ब्रिक में कब शामिल हुआ था। तो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। दोस्तों वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, तो कुल हैं 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रतिनिधित्व नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों पहला सम्मेलन रूस 2009 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक्स की, वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ हुआ, तो अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। दोस्तों COP29 से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा हुई थी। दोस्तों 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा की गई थी। दोस्तों COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबाएव हैं और दोस्तों इसकी थीम जो रही है वह थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानेट फॉर ऑल। तो आप लोग थीम को भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, तो यह है G7 शिखर सम्मेलन। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है G7 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों यह संस्करण 50वां संस्करण था। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन बन सकता है G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और दोस्तों भारत ने अभी तक 11 बार प्रतिभाग कर लिया है। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में होगा। दोस्तों ध्यान रहे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। G7 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन के गठन से पहले इसका नाम संघाई 5 था, जिसके सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान थे। और वर्ष 2001 में ही संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में SCO के सदस्य बने थे, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने। और साथ ही दोस्तों 23वें संघाई सहयोग संगठन का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स अभी कवर करने हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों 9वां देश जो SCO में शामिल हुआ था वह ईरान है और 10वां देश इसमें शामिल हुआ था, उसका नाम है बेलारूस। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है बीजिंग चाइना में है
और दोस्तों इसके महासचिव हैं झोंग मिंग। तो दोस्तों ये थे संघाई सहयोग संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ जाते हैं। दोस्तों जितने भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं और जितने आगे करने वाले हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सबसे पहले बात यही आती कि आसियान शिखर सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल हैं। तो दोस्तों आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देशों का यह एक संगठन है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है और बना भी है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। दोस्तों आसियान संगठन के अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आसियान संगठन में 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में आयोजित हुआ। और दोस्तों वर्ष 2024 में इसकी थीम जो रही है वह है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन से महत्वपूर्ण जो बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोलिथ ने सदस्य देशों द्वारा शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है अबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 54वां विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर है दावोस स्विट्जरलैंड में 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें धर्मधम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है अहमदाबाद गुजरात में 8वें धर्मधम सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम जो रही है धर्मधम परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वर्ष 2024 में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन JCC कहाँ आयोजित किया गया है। इसका आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और दोस्तों इसकी थीम जो रही है सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र सेनाओं में परिवर्तन। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र सेनाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन COSPAR कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया का शहर है, वहाँ पर जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दोस्तों श्रीलंका द्वारा जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? तो दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है कोरापुट उड़ीसा में जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 15 साल के बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है चेन्नई तमिलनाडु ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है कैली कोलंबिया में जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पर, तो ये है महत्वपूर्ण सूचकांक इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस। तो दोस्तों महत्वपूर्ण सूचकांक में हम देखेंगे कि वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही है और प्रथम स्थान पे कौन से देश रहे हैं। तो इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत रहा है 105वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा है। दोस्तों बात करें कि भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर वैश्विक भूख सूचकांक में रहा है। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक को कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही दोस्तों वर्ष 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है?
तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। दोस्तों शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे, दानिश और स्वीडन। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसके आंसर है 23वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर है। दोस्तों हिंदीच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सतत व्यापार सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 39वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा है। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड वर्ष 2024 में प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे और हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और साथ ही वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर है 10वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। केरल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? इसका आंसर है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर का जो पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। दोस्तों सिंगापुर का जो पासपोर्ट है यह 195 देशों में इस वीज़ा की पहुंच है। और वहीं दोस्तों भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वह है 82वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है 116वें स्थान पर। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा। आइसलैंड वर्ष 2008 से शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो दोस्तों आइसलैंड 2008 से और 2024 तक सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है 146वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है और 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य इस स्थान पर रहे? तो इसका आंसर है उत्तराखंड और केरल। दोस्तों, उत्तराखंड और केरल को बराबर स्कोर प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड और केरल नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में वर्ष 2023 में ये दोनों राज्य इस स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा और भारत का इसमें स्थान है 12वां स्थान। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर है आपका 12वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में भारत 58वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, इससे बार बार प्रश्न पूछ जाते रहे हैं और मुझे भी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चंस आगे बनेंगे। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 7वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर रहा है और जर्मन वॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है एशियाई खेल। दोस्तों, एशियाई खेल से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि वर्ष 2023 में आयोजित हुए थे, चीन के होंगजोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में संपन्न हुए थे। दोस्तों, होंगजोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में एशियाई खेल आयोजित हुए थे। दोस्तों, होंगजोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम को बिल लोटस भी कहा जाता है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य एशियाई खेल आयोजित हुए थे। दोस्तों, भारत ने 107 पदकों के साथ 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चंस बन सकता है कि 20वें एशियाई खेल किस देश में और कब आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर है वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, 19वें एशियाई खेल में सर्वाधिक गोल्ड मेडल चीन ने जीते हैं। 20वें एशियन खेल जापान के आइची प्रांत के नगोया शहर में आयोजित होगा। तो जापान के आइची प्रांत के नगोया शहर में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें आदर्श वाक्य जो रखा गया था वह था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। एशियाई खेल का जो आदर्श वाक्य था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और इसका आधिकारिक थीम गीत है आपके और मेरे साथ, इंग्लिश में विद यू एंड मी। दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था। दोस्तों, भारत 2 बार
एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने कुल कितने बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, तो इसका आंसर है 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 29 पदक जीते हैं। दोस्तों एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों 2022 में आयोजित हुए थे, तो 4 साल के अंतराल में 26 में होने थे, तो इस 2022 वाले 2023 में आयोजित हुए तो इस अनुसार अगले जो एशियाई खेल होंगे वर्ष 2027 में आयोजित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एशियाई खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने इसमें कवर किया है। तो पहला प्रश्न है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर है चीन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर है चौथे स्थान पर। भारत विश्व में चौथे स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2022-23 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आ सकता है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने भी एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने, तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों एशियन गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों घुड़सवारी में भारत ने एशियाई खेल 2023 में पूरे 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो यह क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर है सिफ्त कौर समरा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी। तो इसका आंसर है अन्नू रानी। दोस्तों एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नू रानी बन गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट अथवा शतरंज टूर्नामेंट। तो 2024 में जो भी पुरस्कार मिले हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फीडे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचएक्स, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन। दोस्तों फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। और दोस्तों फीडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन विश्व शतरंज शासी निकाय फीडे द्वारा 3 से 22 अप्रैल 2024 तक टोरंटो कनाडा में किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है कि फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन कब किया गया था। तो आपका आंसर होगा 3 से 22 अप्रैल 2024 में। और कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होगा टोरंटो कनाडा में। दोस्तों बात करते हैं भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश।
और कभी कभी ऐसा ही बन सकता है कि कितने वर्ष के हैं, या फिर क्वेश्चंस बन सकता है कि डी गुकेश का संबंध है तो शतरंज से। दोस्तों डी गुकेश का पूरा नाम है डोमाराजू गुकेश। दोस्तों डी गुकेश चेन्नई के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग में चीन की तान झोंग्यू ने वर्ष 2024 में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता। तो दोस्तों कभी ऐसा ना पूछकर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि महिला वर्ग में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये है चीन की तान झोंग्यू। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनको हमने कवर किया है, और हमारे द्वारा यूकेपीएससी के 5 सालों के पेपरों में जो करंट अफेयर के प्रश्न आए हैं उनके अनुसार हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों ये वीडियो यूकेपीसीएस, लोअर पीसीएस, प्रवक्ता, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा या जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसके अलावा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी इस वीडियो से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार जरूर देखें, और हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप अपनी करंट अफेयर्स की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर नोट करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में करंट अफेयर को मतलब ऐड करना है, जैसे कि मतलब अभी आगे 2025 में जो भी प्रतिस्पर्धाएं होंगी उनको आप ऐड कर सकते हैं। आप लोग अपनी जो नोट्स में है एक एक पेज, एक टॉपिक के बाद एक पेज आप लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण क्लास। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।